स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के अंतर्गत हमने पहली वन लाइनर क्लास कंप्लीट कर लिया है और आज रीतिकाल से संबंधित दूसरी वन लाइनर क्लास होगी। तो आज दूसरे भाग में हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है, किस धारा के अंतर्गत कौन सा कवि आता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी बातें वन लाइनर के रूप में हम देखेंगे। बहुत ही दिलचस्प क्लास होगी और रीतिकाल के बारे में बहुत अच्छी समझ आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह के अनुसार हो जाएगी। तो शुरू से अंत तक इस क्लास को देख लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित करते हैं, तो ध्यान रखेंगे 3 प्रकरणों में रीतिकाल के बारे में वे लिखते हैं। प्रकरण 1 के अंतर्गत उन्होंने सामान्य परिचय दिया है रीतिकाल का। प्रकरण 2 में उन्होंने रीति ग्रंथकार कवियों के नाम बताए हुए हैं और प्रकरण 3 में उन्होंने रीतिकाल के अन्य कवियों के नाम बताए हुए हैं, उनके विशेषताओं के बारे में, उनके काव्य पंक्तियों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो बहुत ही सामान्य वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के कवियों का किया है। रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि, जिन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है, रीतिकाल के अन्य कवियों में उनकी गणना शुक्ल जी ने की हुई है। तो बहुत अच्छे से हम देखेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि रीति ग्रंथकार कवि जब शुक्ल जी लिखते हैं तो उस श्रेणी में कौन कौन से कवि आते हैं। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है ताकि जब भी कभी उल्लेख हो तो आपको पता रहे कि शुक्ल जी ने रीति ग्रंथकार कवि किसे माना है। चिंतामणि त्रिपाठी, बेनी, महाराज जसवंत सिंह, बिहारी लाल, ध्यान दीजिएगा, बड़े नाम को जरूर हाईलाइट किया करिए। बिहारी लाल को रीति ग्रंथकार कवि माना है शुक्ल जी ने। आगे हम देखेंगे कि बच्चन जी क्या मानते हैं, पहले ये शुक्ल जी के अनुसार देखते हैं। मंडन को भी रीति ग्रंथकार कवि माना है, मतिराम को भी, भूषण को भी, कुलपत मिश्र को भी, सुखदेव मिश्र, राम, सूरत मिश्र, अली मुहीब खां, इनका उपनाम प्रीतम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तोषनिधि, दुलह, बेनी प्रवीण, ग्वाल कवि। इसके अलावा कालिदास त्रिवेदी, कविदेव, कृष्ण कवि, दास कवि या भिखारी दास, रसलीन, बेनी बंदीजन, पद्माकर कवि या पद्माकर भट्ट, प्रताप शाही, ये सारे लोग रीति ग्रंथकार कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तोषनिधि, दुलह, बेनी प्रवीण, ग्वाल कवि, रसलीन, बेनी बंदीजन, पद्माकर भट्ट और प्रताप शाही, ये सारे कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। तो इन सभी के नाम देखेंगे। जैसे चिंतामणि त्रिपाठी से उन्होंने कहा कि रीतिकाल की जो परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से मानी जानी चाहिए, तो इन्हें उन्होंने रीति ग्रंथकार कवि कहा। बिहारी लाल को भी कहा, मतिराम, भूषण, कुलपत मिश्र, इन नामों को ध्यान में रखेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है हम देखेंगे कि रीतिकाल के अन्य कवियों में उन्होंने किन किन को रखा है। तो उन्होंने रखा है बनवारी, कविवृंद, आलम, लाल कवि, रसनिधि, भक्तवर नागरीदास, गिरधर कविराय, सबल सिंह चौहान, बैताल, गुरु गोविंद सिंह, घनानंद, महाराजा विश्वनाथ सिंह, चाचा हितहरिवंश, गुमान मिश्र, ये सारे रीतिकाल के अन्य कवि हैं। इसके अलावा भी कई सारे कवि हैं जैसे सूदन, मधुसूदन दास, राम सहाय दास, पजनेश, द्विजदेव। द्विजदेव का उपनाम मूल नाम था महाराजा मान सिंह। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी प्रश्न पूछ ले कि द्विजदेव का मूल नाम क्या था, तो महाराजा मान सिंह। इसके अलावा बोधा, ठाकुर, चंद्रशेखर, गिरधर दास। तो गिरधर दास ये भारतेंदु जी के पिता थे, ध्यान रखिएगा। रीतिकाल के अन्य कवियों में शुक्ल जी ने इनका नाम लिखा है। और एक कवि हैं कवि गिरधर राय, इनकी जो है नैतिक और मूल जो नैतिकता से संबंधित आदर्शवादी जो सूक्तियाँ होती थी उसको गिरधर कविदास जी ने लिखा है। तो गिरधर कविराय और गिरधर दास, इन दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, ये भारतेंदु के पिता थे। दोस्तों, इस तरह के सभी नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं बीपीएससी से लेकर के हरियाणा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो गई, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी पीजीटी, सभी में बहुत ही उपयोगी है ये शॉर्ट नोट्स। ये सारे नोट्स हम इसी अपने नोट से पढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं कि हम रीतिकाल के अंतर्गत कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले
केशव दास जी के बारे में जान लेते हैं कि केशव दास जी, रीतिकाल का नाम लेते ही केशव दास जी का पहले नाम आता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास जी को रीतिकाल में नहीं बल्कि सगुण धारा के फुटकल कवियों की श्रेणी में रखा हुआ है। जो सगुण धारा की फुटकल रचनाएं हैं उस श्रेणी में शुक्ल जी ने केशव दास जी को रखा है, रीतिकाल में नहीं रखा है। आपको इसे ध्यान रखना है। तो ये फैक्ट ऐसा है कि यदि आमतौर पे पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास को रीतिकाल के किस भाग के अंतर्गत रखा है, तो रीतिकाल में उन्होंने रखा ही नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे कि चिंतामणि से जब रीतिकाल की आरंभ की बात, रीतिकाल की परंपरा की बात की जाती है तो चिंतामणि के बारे में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली ही बात तो शुक्ल जी का ये कथन ध्यान रखिएगा, हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अब शुक्ल जी ने जब ये कह दिया कि रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, तो हमें चिंतामणि त्रिपाठी की कुछ पंक्तियों को भी जानना चाहिए कि जिससे रीतिकाल का आरंभ मान रहे हैं शुक्ल जी, उनकी पंक्तियाँ क्या हैं। तो कभी पूछे तो इससे आपको आसानी होगी। बच्चन सिंह ने एक भी पंक्ति नहीं बताई है चिंतामणि त्रिपाठी की, शुक्ल जी ने बताई हुई है। शुक्ल जी ने लिखा कि इक आजु में कुंदन बेली लखी मणिमंदिर की रुचि बृंद भरें, अरविंदन के पल्लव इंदु तहाँ अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरें। ये चिंतामणि त्रिपाठी जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, राजे रमा रमनी उपधान अभय बरदान रहे जन नेरे, है बलभार उदंड भरे हरिके भुजदंड सहायक मेरे। आँखिन मुदिबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, कहूँ कहूँ मुस्काए चिते अगराय अनुपम अंग दिखावे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये चिंतामणि त्रिपाठी की हैं। तो एक बड़ी परंपरा की शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी से मानी जा रही है, तो उनकी पंक्तियों को आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बार जरूर इसे रीड कर लीजिएगा दोबारा आप, ताकि पहचान सके कि ये चिंतामणि त्रिपाठी जी की पंक्तियाँ हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में दो तीन बातें और आपको महत्वपूर्ण ढंग से याद रखनी है। इनका जन्म तिकवापुर गांव में कानपुर ज़िले में हुआ है। ठीक है, तिकवापुर गांव कानपुर ज़िले में। और ये कुल 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। तो ये सभी सगे भाई सहोदर भाई थे। 3 के नाम तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, चिंतामणि, भूषण और मतिराम। चौथे का नाम कभी पूछ लेता है कि इन 3 के अलावा चौथे भाई का क्या नाम था, जटाशंकर। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। एक बात और इनके बारे में ध्यान रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी बताया है, यानी अपने ग्रंथ में ही इन्होंने अपना नाम मणिमाल कहा है। तो ये प्रश्न बने कि रीतिकाल का कौन सा कवि अपनी रचनाओं में अपना नाम मणिमाल बताता है, तो चिंतामणि त्रिपाठी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपको और बता देते हैं कि ये नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के आश्रित कवि थे। किसके? नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के आश्रित कवि थे। तो इतनी बातें आप चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में जान लेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपकी तैयारी इनके विषय में कंप्लीट रहेगी। दूसरे कवि जो रीति ग्रंथकार कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है, महाराजा जसवंत सिंह। कुछ महत्वपूर्ण नामों के बारे में ही हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी के बारे में जो भाग 3 हम लेकर के आएंगे उसमें हम पढ़ लेंगे। तो महाराजा जसवंत सिंह की रचना क्या थी? भाषा भूषण। आप नाम ध्यान रखेंगे, महाराजा जसवंत सिंह की रचना भाषा भूषण, और शुक्ल जी ने बताया है कि ये अलंकार ग्रंथ है। तो कई बार इस तरह से भी पूछ लेता है कि महाराजा जसवंत सिंह की रचना भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये अलंकार ग्रंथ है। शुक्ल जी क्या लिखते हैं? शुक्ल जी लिखते हैं कि इन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया है और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया है। तो चंद्रालोक किसकी रचना है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि चंद्रालोक की छाया पर भाषा भूषण लिखा गया है। तो चंद्रालोक किसकी रचना है ये आप बताएंगे, हम देखेंगे कमेंट बॉक्स में।
आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नहीं आए थे। कवि की वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए थे, ये है बात, कवि की हैसियत से नहीं। तो ये शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है? महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। और ये बड़ी टिप्पणी है कि वे आचार्य की हैसियत से आए थे। रीतिकाल में कोई कवि आचार्य की हैसियत से नहीं गिना जाता, शुक्ल जी ने कहा है। केवल महाराजा जसवंत सिंह ऐसे हैं जो आचार्य की हैसियत से साहित्य क्षेत्र में आए थे, कवि की हैसियत से नहीं। ठीक है, तो ये बातें महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। अब आते हैं कवि बिहारी लाल के बारे में। कवि बिहारी लाल के बारे में हम देखेंगे कि बच्चन जी ने और शुक्ल जी ने कौन कौन सी टिप्पणियाँ की हैं। तो शुक्ल जी ने बताया कि ये माथुर चौबे भी कहे जाते थे। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहारी का नाम और क्या था या किस नाम से वे जाने जाते थे, तो माथुर चौबे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी लाल को रीति ग्रंथकार कवियों की श्रेणी में रखा है, लेकिन बच्चन सिंह इन्हें मुक्त रीति काव्य के अंतर्गत रखते हैं। किस में रखते हैं बच्चन सिंह? मुक्त रीति काव्य के अंतर्गत, और उसमें भी अभिजात्य वर्ग के कवियों की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हम इसीलिए आपको शुक्ल जी और बच्चन जी दोनों के आधार पे एक साथ इन तथ्यों को जोड़ करके बता रहे हैं, ताकि आप आसानी से, आपको दो किताबों तक दौड़ न लगानी पड़े और यहीं पे आप दोनों बड़े इतिहासकारों के अनुसार इन चीज़ों को जान जाएं। अगला पॉइंट देखते हैं बिहारी लाल के जन्म के विषय में कि ये ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 यानी 1603 के लगभग इनका जन्म माना जाता है। ये आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। हम सभी जानते हैं और प्रायः परीक्षाओं में इसी तरीके से माना जाता है कि 1595 बिहारी लाल का जन्म माना जाता है, लेकिन शुक्ल जी ने बताया संवत 1660, संवत में 57 घटा देंगे आप तो 1603 ईस्वी ठहरता है। तो शुक्ल जी के अनुसार तो 1603 ईस्वी के लगभग इनका जन्म माना जाता है, लेकिन बच्चन सिंह ने बताया है 1595 से 1663 ईस्वी तक। बच्चन जी ने लिखा कि वे संयोग के कवि हैं, वियोग के नहीं। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस रूप से आए कि बिहारी लाल को संयोग का कवि किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने लिखा हुआ है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहारी के बारे में एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कि ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। तो ये किसके दरबार में रहते थे, ये अक्सर किसी न किसी रचनाकार के बारे में पूछ ही लेता है। तो बिहारी के बारे में प्रसिद्धि है जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह। चिंतामणि के बारे में हम सभी ने बताया, अभी सुना कि नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के आश्रित कवि थे। तो इन दोनों के बारे में एक जगह चाहे आप नोट कर लीजिए, और ये सब हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा, जो कि एक जगह हमने कलेक्ट किया हुआ है। आगे देखेंगे बच्चन सिंह ने ये टिप्पणी की हुई है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन किसी परीक्षा में आया है, श्योर आया है। इसमें पूछा गया था ये कथन कि कौन सा कवि है रीतिकाल का जो ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति करता है, तो वो बिहारी लाल थे। आचार्य शुक्ल की एक पंक्ति देखते हैं बिहारी के बारे में। वे कहते हैं कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देखिए, मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए बिहारी के दोहों में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा है, कोई संदेह नहीं है, ये शुक्ल जी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक और टिप्पणी शुक्ल जी की बहुत प्रसिद्ध है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यानी प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली कहते हैं, एक जंगल की तरह बड़ा भव्य व्यापक रूप, और जो दोहे होते हैं, मुक्तक होते हैं, वे एक चुना हुआ गुलदस्ता होते हैं, जिसमें चुने हुए गुलदस्ते में क्या होता है कि चुने हुए फूल रखे जाते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई एक बच्चन जी की भी टिप्पणी है, ध्यान रखिएगा। वे कहते हैं, शुक्ल जी की ही इस टिप्पणी को आधार बनाकर वे लिखते हैं कि यदि दोहे को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए तो आज सारी दुनिया में गुलदस्ते ही गुलदस्ते दिखाई पड़ेंगे। दोनों का अपना महत्व है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। तो देखिए, शुक्ल जी की टिप्पणी के
उलट ये बात वे कहते हैं कि अगर दोहे को गुलदस्ता मान लें, प्रबंध को वनस्थली मान लें, तो आज दुनिया में गुलदस्ते ही गुलदस्ते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अधिकांश कवि मुक्तक ही लिखते हैं। प्रबंध रचना करने में सिद्धहस्त बहुत कम कवि हुए हैं। आधुनिक काल में आप मैथिली शरणगुप्त का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने कई सारे प्रबंध काव्य लिखे हुए हैं। तो प्रबंधों की संख्या बहुत कम है और मुक्तकों की संख्या अधिकांश है। तो बच्चन सिंह इसी को लक्षित करके ये टिप्पणी करते हैं कि सारी दुनिया में गुलदस्ते ही गुलदस्ते दिखाई पड़ेंगे, और दोनों का अपना महत्व है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ये बच्चन सिंह का कथन है। तो दोस्तों, आज के इस रीतिकाल के वन लाइनर क्लास में हमने देखा शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी ने रीति ग्रंथकार कवि किसे माना है, रीतिकाल के अन्य कवि किसे माना है। साथ ही महत्वपूर्ण कवियों के बारे में शुक्ल जी और बच्चन जी दोनों की टिप्पणियों को हमने एक साथ रख के देखा, जिससे दोनों पुस्तकों तक दौड़ आपको न लगानी पड़े और आसानी से आप दोनों इतिहासकारों की बातों को किसी एक कवि के विषय में देख सकें। तो ऐसी दृष्टि से हमने ये क्लास डिज़ाइन की हुई थी। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी उपयोगी हुई होगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए हमने उत्कृष्ट 1000 प्रश्नों का संकलन तैयार किया हुआ है। ये टेस्ट सीरीज़ PDF के रूप में और प्रिंट के रूप में, जिस भी रूप में आप सुविधाजनक समझें, प्राप्त कर सकते हैं। PDF की जो प्राइस है वो 200 रुपये है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस टेस्ट सीरीज़ को, 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके आंसर की भी आपको साथ में मिल जाएगी। और हरियाणा टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी और BPSC सभी में बहुत उपयोगी है, तो आप सभी इसे अपने पास रख सकते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स, ये बहुत उपयोगी है आप सभी के लिए। किसी भी परीक्षा के लिए आप इसे रिवीजन के लिए, शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत उपयोगी है। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।